नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बाद ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के प्रयासों को तेज किया। 350 से अधिक भारतीयों ने स्वदेश लौटने का किया अनुरोध। ईरानी मिसाइल के दक्षिणी इजराइल के मुख्य अस्पताल पर हमले से दर्जनों लोग घायल। प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने सेना को ईरान में प्रमुख ठिकानों पर हमले तेज करने का आदेश दिया। भारत और क्रोएशिया के बीच भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते सहित व्यापक वार्ता हुई। क्रोएशिया ने शीघ्र समझौते के लिए अपना समर्थन दोहराया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 54 भारतीय संस्थान शामिल। आईआईटी दिल्ली देश का शीर्ष संस्थान बनकर उभरा। मौसम विभाग ने आज झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और वेलावन सेंथिल कुमार मलेशिया में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और उड़ान के आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तरी ईरान से लाए गए 110 भारतीय छात्र नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी ये एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम लोग यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। आकाशवाणी समाचार ने ईरान से वापस लाए कुछ छात्रों से भी बातचीत की। मेरा नाम तामीरुल इस्लाम है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स के। उन्हें बहुत आगे खदमत हमारी की और हमें यहाँ तक फास्ट ट्रैक बेसिस पे लाया है। मेरा नाम मरियम रोज़ है, मैं दिल्ली से हूँ। इंडियन एम्बेसी ने बहुत स्मूथली हमें निकाला वहाँ से। हम बहुत थैंकफुल हैं उनके, इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, कि उन्होंने हमें निकाला, इवैक्यूएट किया। इस बीच इजरायल और ईरान का संघर्ष और तेज हो गया है। दक्षिणी इजरायल के मुख्य अस्पताल पर आज सुबह ईरानी मिसाइल के हमले ने व्यापक क्षति हुई है और कई लोग घायल हो गए। इस बीच इजरायल ईरान संघर्ष में परमाणु संयंत्रों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर नए हमलों में वृद्धि हुई है। सोरोका अस्पताल पर हमला नागरिक चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इजरायली बलों ने कथित तौर पर ईरान के अराक भारी जल रिएक्टर पर भी हमला किया। सैन्य अधिकारियों के अनुसार तेहरान के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहे हैं क्योंकि संघर्ष पश्चिम एशिया में फैलने का खतरा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने वाशिंगटन को सख्त चेतावनी दी है कि ईरानी क्षेत्र पर किसी भी अमेरिकी हमले के गंभीर परिणाम होंगे। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। ईरान ने आज सुबह इजरायल पर 14वीं बार हमला किया है, जिसमें उसने निर्धारित लक्ष्यों पर 25 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि गावियाम में इजरायली सेना के साइबर कमांड मुख्यालय और एक खुफिया केंद्र पर हमला किया गया। एक अन्य मिसाइल कथित तौर पर तल अवीव के पास एक ऊंची इमारत पर कई आवासीय इमारतों के बीच गिरी। इजरायल की राष्ट्रीय बचाव सेवा के अनुसार हमलों में कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इजरायली अधिकारियों ने अब तक ईरानी हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें सबसे गंभीर घटनाओं में से एक सोरोका अस्पताल पर सीधा हमला है, जो संघर्ष शुरू होने के बाद से चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ा आक्रमण है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा बीरशेबा में सोरोका मेडिकल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला लेने की कसम खाई है। इजरायल के सबसे बड़े अस्पताल पर हुए हमले में कई मरीज, डॉक्टर और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायल ईरान संघर्ष को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस युद्ध में नागरिकों की हताहत होने की भी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि कूटनीति ही सबसे अच्छा एकमात्र विकल्प है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच से अलग गोलमेज सत्र में उन्होंने कहा कि रूस समझौते पर बातचीत में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाग्रेब में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ व्यापक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत और क्रोएशिया ने काफी समय से लंबित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर चर्चा की है। क्रोएशिया ने समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए अपना समर्थन दोहराया है और कहा है कि इससे भारत और यूरोपीय संघ दोनों को पारस्परिक लाभ होगा। क्रोएशिया में जाग्रेब के बेंस्की डवोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ व्यापक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने कृषि, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जाग्रेब में हिंदी के ICCR चेयर की स्थापना के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जोरदार वकालत की और कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। EU के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है। एक रिपोर्ट। दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के नए संस्करण में IIT दिल्ली 123वें स्थान पर है। पहले ये रैंकिंग 150 थी। ये संस्थान द्वारा हासिल की गई अब तक की सर्वोच्च QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वर्ष 2014 में देश के सिर्फ 11 विश्वविद्यालयों को QS रैंकिंग में स्थान मिला था, जो 5 गुना बढ़कर 54 तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि रैंकिंग में बढ़ोतरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए परिवर्तनकारी शैक्षिक सुधारों का प्रमाण है। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदल रही है, बल्कि इसमें क्रांति ला रही है। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि अब G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती शिक्षा प्रणाली भारत की है और ये अमेरिका, ब्रिटेन तथा चीन के बाद चौथी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली भी है। समाचार कक्ष से कनकलता। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 1 बजे तक गुजरात में विसावदर सीट पर 39% से अधिक मतदान हुआ है और कड़ी सीट पर लगभग 35% मतदान हुआ है। केरल की नीलाम्बूर सीट पर 45% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है और पंजाब की लुधियाना विधानसभा सीट पर 33% से अधिक मतदान हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर लगभग 45% मतदान हुआ। सभी 5 सीटों के लिए मतगणना सोमवार को होगी। और अब गुजरात से हमारी संवाददाता अपर्णा खुंट हमसे जुड़ गई हैं। अपर्णा, सुबह से मतदान कैसा चल रहा है और सुरक्षा के कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी, विसावदर और कड़ी विधानसभा क्षेत्रों में जो है शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है। और मेहसाणा जिले के अगर हम कड़ी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो मेहसाणा जिले की कड़ी सीट पर जो है 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ जिले की जो विसावदर सीट है उस पे 16 उम्मीदवार जो है मैदान में है। शुरुआती रुझानों को अगर हम गौर करते हैं तो सुबह 9 बजे तक जो है मतदान थोड़ा धीमा रहा था, लेकिन 9 बजे के बाद में जो है इसमें तेजी आई है और फिलहाल जो है दोनों भी विधानसभा क्षेत्रों में बारिश की कोई भी खबर नहीं है, इसलिए शाम तक 6 बजे तक जो है मतदान तेजी से बढ़ने की संभावना है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो बहुत ही व्यापक इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और मतदाता की सुविधा के लिए भी काफी सुरक्षा के और काफी बड़े पैमाने पे जो है प्रबंध किए गए हैं। जी अपर्णा, बहुत बहुत धन्यवाद ताजा जानकारी देने के लिए। तमिलनाडु के तिरुपुर में आज 26 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया।
ये बांग्लादेशी फर्जी आधार आईडी के साथ मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय नीट MBBS प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना और रांची समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अभी तक 211 मृतकों की DNA जांच से पहचान हो गई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि अभी तक 179 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में जेजोरी मोरगांव मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कल कई प्रमुख बाजार सुधारों को मंजूरी दी। सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए नए ढांचे को मंजूरी दी है। अगर शेयरधारक मंजूरी देते हैं तो PSU को अब शेयर बाजार से आसानी से हटाया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि भारत की भाषाई विरासत को पुनः प्राप्त करने और अपनी भाषाओं पर गर्व के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न हैं। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि वे 2047 तक देश को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता प्रदान करेंगी। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे समाज जीवन और समाज की खुद की एक संवेदना की प्रक्रिया होती है, उसको बहुत सुंदर तरीके से इसकी अभिव्यक्ति का ये पुस्तक कारण बनेगा। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज विश्व स्किल्स सेल जागरूकता दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस अवसर पर कहा है कि ये स्किल्स सेल रोग से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि ये दिन इससे पीड़ित समुदाय को शिक्षित करने, शीघ्र निदान को बढ़ावा देने और चल रहे शोध का प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मौसम विभाग ने गुजरात, केरल, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामणि ने बताया कि कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुजरात इलाका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा। बाकी ईस्टर्न इंडिया जैसे उड़ीसा है, बंगाल है और बिहार है, वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज वार्निंग है। दिल्ली का बात करें तो लाइट रेनफॉल हो सकता है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है और तापमान सब जगह पर 40 का नीचे है। राजस्थान में भी वेरी हैवी रेनफॉल का चेतावनी है, ऑरेंज कलर का नेक्स्ट 2 डेज। मध्य प्रदेश भी है। झारखंड के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के अधिकतर जिलों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, पूर्वी वर्धमान और मुर्शिदाबाद जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर जिलों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार जिलों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोलकाता और आसपास के जिलों में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। समुद्र की खराब स्थिति के कारण मछुआरों को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तट के नजदीक नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। खेलों में वेलावन सेंथिल कुमार मलेशिया के कुचिंग में आयोजित एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनका सामना मलेशिया के जुआओ चिम चुआ से होगा। सेंथिल कुमार ने अंतिम 8 के मुकाबले में कल जापान के तोमोताका एंडो को 3-0 से पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बाद ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के प्रयासों को तेज किया। 350 से अधिक भारतीयों ने स्वदेश लौटने का अनुरोध किया। ईरानी मिसाइल के दक्षिणी इजराइल के मुख्य अस्पताल पर हमलों से कई लोग घायल। प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने सेना को ईरान में प्रमुख ठिकानों पर हमले तेज करने का आदेश दिया। भारत और क्रोएशिया के बीच भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते सहित व्यापक वार्ता हुई। क्रोएशिया ने शीघ्र समझौते के लिए अपना समर्थन दोहराया।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 54 भारतीय संस्थान शामिल। IIT दिल्ली देश का शीर्ष संस्थान बनकर उभरा। मौसम विभाग ने आज झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।